नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2014 का जो प्रश्न पत्र था उसको देखेंगे। तो आरओ का जो 2014 का प्रश्न पत्र था उस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद से, दूसरा ऑप्शन है सामवेद से, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद से, चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद से। तो गोपथ ब्राह्मण आपको बताना है किससे संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौशिकी नामक ब्राह्मण जो थे ये किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद से संबंधित थे। और शतपथ तैतरीय ब्राह्मण जो थे वो यजुर्वेद के, और पंचविश और तांडव ब्राह्मण ये आपके सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप अन्य के भी ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो है वो ऐतरेय और कौशिकी है, यजुर्वेद का शतपथ और तैतरीय है, और पंचविश और तांडव ब्राह्मण का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है? पंचविश और तांडे सामवेद का है। इसको याद कैसे रखना है ये हम आपको अपने डिटेल वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं वो वीडियो दोबारा जाके। अगला प्रश्न देखते हैं। नयनार कौन थे? बताना है वैष्णव धर्मानुयायी थे, दूसरा ऑप्शन है शैव धर्मानुयायी थे, तीसरा है शाक्त थे, चौथा है सूर्योपासक थे। तो नयनार जो थे वो क्या थे? वो शैव धर्मानुयायी थे। नयनार लोग संबंधित थे शैव धर्म से। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाते थे? ये अलवार कहलाते थे। और जो भगवान शिव की उपासना करते थे क्या कहलाते? नयनार कहलाते थे। याद कैसे रखना है इसको? याद रहेगा ऐसे कि भगवान शिव के आप जानते हैं सभी लोग कि भगवान शिव के तीन नेत्र हैं। ठीक है, तो तीन नेत्र से आप ध्यान रख सकते हैं कि नयनार। तो भगवान शिव की उपासना जो करते थे वो नयनार लोग करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है बंगाल में, चौथा ऑप्शन है गुजरात में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। देख लेते हैं। वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा। ये पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। तो आप जानते हैं कि खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात के तट पर। ठीक है, तो वहाँ पर ये था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना थी 470 ईस्वी में। मैत्रक वंश के संस्थापक कौन है? सेनापति भट्टारक ने की थी, ऐसा माना जाता है। यहाँ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण क्या था? वल्लभी विश्वविद्यालय था जो कि तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। अगला प्रश्न देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। पहला ऑप्शन है पीतलखोरा में, दूसरा ऑप्शन है जुन्नार में, तीसरा ऑप्शन है कार्ले में, चौथा ऑप्शन है बेड़सा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ले में जो है वो हीनयान अवस्था का, हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लोनावाला क्षेत्र में। ठीक है, तो ये स्थित है। अगला प्रश्न है। सप्तवर्णी गुफा, जो सप्तपर्णी गुफा थी ये स्थित कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है सांची में, दूसरा ऑप्शन है नालंदा में, तीसरा ऑप्शन है राजगृह में, चौथा ऑप्शन है पावापुरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजगृह में जो थी वो सप्तवर्णी गुफा स्थित थी। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसी सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी राजगृह स्थित। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। इस संगति में बौद्ध बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी था? पहला ऑप्शन है गंग वंश की, दूसरा ऑप्शन है काकतीय की, तीसरा ऑप्शन है होयसल की, चौथा ऑप्शन है कदम्ब की। तो द्वार समुद्र जो था वो किस राजवंश की राजधानी था? सही उत्तर आपका हो जाएगा होयसल की थी। तो द्वार समुद्र जो थी वो होयसल राजवंश की राजधानी थी। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलेबिड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। वनवासी जो है कदम की राजधानी थी। तलकाड़ या कुलाल गंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीमा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। ठीक है।
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? पहला ऑप्शन है बृहद कथा, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है बृहद संहिता, चौथा ऑप्शन है जय संहिता। तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा जय संहिता के रूप में महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे, इसका नाम था जय संहिता। बाद में इसमें बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से ये प्रसिद्ध हुई। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्त शास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ये 18 पर्वों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? पहला ऑप्शन है भीतरी स्तंभलेख, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभलेख, तीसरा ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, चौथा ऑप्शन है उदयगिरी का अभिलेख। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। व्याख्या देख लेते। भीतरी अभिलेख में पुष्य भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है उसमें है कि पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ था। इसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह परास्त किया था। अगला प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखांकन किया था? पहला ऑप्शन है प्रियदर्शिका, दूसरा ऑप्शन है नागानंद, तीसरा ऑप्शन है हर्षचरित, चौथा ऑप्शन है रत्नावली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि कौन कौन सी रचनाओं का लिखा था हर्ष ने। सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, तो इन तीनों ही रचनाओं को किसने लिखा था? हर्ष ने लिखा था। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। इसे साहित्यकार का सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? पहला ऑप्शन है दारा शिकोह, दूसरा ऑप्शन है शुजा, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है मुराद। तो किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने दी थी? सही उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह को ये पदवी दी थी शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की। व्याख्या देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था। इसका क्या नाम था? सिर्रे अकबर के नाम से कराया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ था। दारा को उनकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की भी संज्ञा प्रदान की है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट किसके काल में हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन काल में पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था? कब से प्रभावी हुआ था? तिथि और सन बताना है। पहला ऑप्शन है जुलाई 4, 1947, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 10, 1947, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 18, 1947, चौथा ऑप्शन है अगस्त 14, 1947। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई 18, 1947। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था कब से? 18 जुलाई को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 जुलाई को जो है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1899, दूसरा है 1901, तीसरा ऑप्शन है 1903, चौथा ऑप्शन है 1905। तो कब अपनाया गया था? 1905 में जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो ये आपको तिथियां भी जरूर याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और जो टाउन हॉल में कलकत्ता में मीटिंग हुई थी स्वदेशी आंदोलन की, जिसमें घोषणा की गई थी, वो हुई थी 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें लॉर्ड कर्जन है। कई पुस्तकों में ये फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की मानी गई है, लेकिन इसको जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर माना है कि ये
लॉर्ड मिंटो की नीति थी। तो व्याख्या देख लेते हैं। फूट डालो राज करो की नीति जिम्मेदार सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना गया है, मगर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड मिंटो को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का वाला बताया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगली बार प्रश्न आए तो लॉर्ड मिंटो को आप लगाइएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय था, पहला ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, तीसरा ऑप्शन है मद्रास में, चौथा ऑप्शन है कलकत्ता में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सोहन सिंह भाकना ने एक संस्था की स्थापना की थी, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की, और इसका अखबार था गदर, जिसके नाम पर गदर पार्टी की स्थापना हुई। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ठीक है, तो कौन उग्र राष्ट्रवाद संबंधित नहीं था? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, तीसरा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं थे, जबकि अन्य विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय संबंधित थे। व्याख्या देख लेते हैं। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता कौन से थे? पहले थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरे थे लाला लाजपत राय, तीसरे थे विपिन चंद्र पाल, चौथे थे अरविंद घोष। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। उग्रवादी विचारधारा से कौन संबंधित थे? लाल बाल पाल जिनको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और एक अरविंद घोष भी थे। इनमें से किससे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक कट्टर प्रतिपादक थे। इन्होंने ही सबसे पहले धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने लेखों में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 1928, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929, तीसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1930, चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1931। सही होगा उत्तर होगा आपका 31 दिसंबर 1929 को जो है वो अपनाया गया था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा झंडा फहराया था। तो डेट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। सही क्या हो जाएगा आपका? सही होगा आंध्र प्रदेश। तो भूदान आंदोलन जो था ये प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से। चलिए इसके विषय में व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। इसी जिले में इन्होंने पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। इस गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते हुए इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव दिया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भू आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्कता दशा संदर्भित करती है किससे संदर्भित होती है? पहला ऑप्शन है निम्न ताप से, दूसरा ऑप्शन है निम्न आर्द्रता से, तीसरा ऑप्शन है उच्च वाष्पन से, चौथा ऑप्शन है अति उच्च ताप से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न आर्द्रता से संबंधित होती है शुष्कता दशा। व्याख्या है, शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। ग्राम प्रति घन मीटर में ये नापी जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आएगा दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो पहला एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और अंत में ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम पूछ लिया जा सकता है कभी भी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा है ताप्ती। तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है? यह है महानदी। ठीक है, तो महानदी उड़ीसा से प्रवाहित होती है। व्याख्या देख लेते हैं। महानदी 858 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जल प्रवाह याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं 1,41,579 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है? पहला ऑप्शन है गंगा से, दूसरा यमुना से, तीसरा ब्रह्मपुत्र से, चौथा सोन नदी से। ठीक है, तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिलती है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? केन और चंबल। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्र किनारे पर हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे स्थित हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गुजरात राज्य की है। इसकी समुद्र तटरेखा कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर लंबी। साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। पहला ऑप्शन है तंबाकू के खेत में, दूसरा ऑप्शन है चने के खेत में, तीसरा ऑप्शन है धान के खेत में, चौथा ऑप्शन है गेहूं के खेत में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तंबाकू के खेत में जो है इस प्रकार की खरपतवार पाई जाती है। वैज्ञानिक भाषा में औरोबैंकी या हिंदी में आज्ञा नाम से जाना जाने वाला ये परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा चने में भी, सरसों, टमाटर और जीरे की फसल को भी चौपट कर जाता है। तो औरोबैंकी जो खरपतवार है ये आपके विभिन्न फसलों में तंबाकू के अलावा भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? पहला ऑप्शन है उड़द के दानों में, दूसरा ऑप्शन है अरहर के दानों में, तीसरा ऑप्शन है मटर के दानों में, चौथा ऑप्शन है सोयाबीन के दानों में। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोयाबीन के दानों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन जो है मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसमें 33% प्रोटीन, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। सोयाबीन के अमीनो गोमिनो अम्ल की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। अगला प्रश्न है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है? पहला ऑप्शन है 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चौथा ऑप्शन है 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बासमती चावल की जो रोपाई होती है उसकी उपयुक्त बीज दर क्या होती है? सही उत्तर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। व्याख्या देखते हैं। बासमती भारत की लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। ये इस वैज्ञानिक नाम जो है इसका है ओराइजा सटाइवा। अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। ये चावल 2 प्रकार का होता है, एक तो श्वेत होता है, दूसरा भूरा होता है। इसकी रुपाई के लिए उपयुक्त बीज दर जो है वो 12 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगला है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है बताना है आपको। सही उत्तर, देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना। दूसरा ऑप्शन है देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना।
तीसरा ऑप्शन है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। चौथा ऑप्शन है देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों का बढ़ाना और आयातों का घटना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है भूमस का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मृदा संरचना का, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टेलाइट का, तीसरा ऑप्शन है जैविक कोलाइट का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस उदाहरण है किस चीज़ का? मृदा संरचना का उदाहरण है ह्यूमस। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप और जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है जब वो टूट फूट कर गिर जाती हैं। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, जो इलायची के उत्पादन में पहचान नहीं रखता, जबकि अन्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इलायची पाई जाती है। इलायची का उत्पादन भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में होता है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? पहला ऑप्शन है तुलसी झील, दूसरा ऑप्शन है विहार झील, तीसरा ऑप्शन है पोवई झील, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मीठी नदी कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये किस झील से निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा पोवई झील से निकलती है। मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत विहार व द्वितीयक स्रोत जो है वो पोवई झील है। पहला जो है वो विहार झील है, फिर उसके बाद पोवई झील है। 15 किलोमीटर ये लंबी नदी है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको दिए गए विकल्पों में बताना है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो उत्पादन है ये हमेशा बदला करता है। तो आपको जब भी आप आंकड़े पढ़ेंगे तो आप नवीनतम आंकड़ों को देखेंगे। उस समय उड़ीसा जो था वो सर्वाधिक उत्पादन करता था। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है, किंतु प्रश्नगत विकल्पों में झारखंड ना होने के कारण इसको उड़ीसा सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही है? पहला ऑप्शन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, जिसे हम गेल भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा, चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गेल द्वारा जो है वो आपका हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन को निर्मित किया जा रहा है। हजीरा बीजापुर गैस जगदीशपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण गेल लिमिटेड यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? अगला प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा है आंध्र प्रदेश। बहुत आसान प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली श्रेणियां राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणियां गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल के प्रोटीजोइक युग में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ये भारत सहित विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर की है। और अरावली पर्वत श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ था। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा एशिया में है। एशिया महाद्वीप के में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते हैं। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि आते हैं। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारगासो समुद्र की विशेषता है। पहला ऑप्शन है अति ठंडा पानी, दूसरा ऑप्शन है अति गर्म पानी, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक लवणीय पानी, चौथा ऑप्शन है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो आपने सारगोसी सी देखा होगा, तो वो किस लिए जो है जाना जाता है? वो सही उत्तर है आपका विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण जो है उसको जाना जाता है। महासागर में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो यहाँ एक दूसरे के मिलन पर प्लांकटन नामक समुद्री
वनस्पति पाई जाती है। इस स्थान पर मत्स्य मछली का उत्पादन केंद्र पाया जाता है। मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको बताना है मैक्सिको किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला ऑप्शन है सोना का, दूसरा तांबा का, तीसरा जस्ता का, चौथा चांदी का। तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? पहला ऑप्शन है शिकागो, दूसरा ऑप्शन है बफेलो, तीसरा ऑप्शन है डेट्रॉइट, चौथा ऑप्शन है थुलुड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा डेट्रॉइट। तो सुपीरियर झील पर कौन सा नगर स्थित है? डेट्रॉइट नगर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। 5 महान झीलों में से एक है ये सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जो है ये नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा ऑप्शन तीसरा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा ऑप्शन है पहला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा जो है वो इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान है। तो इस्पात उत्पादन में सबसे पहला स्थान चीन का है, दूसरा जो स्थान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है और तीसरे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? पहला ऑप्शन है गाजियाबाद, दूसरा ऑप्शन है महोबा, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है वाराणसी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कानपुर इसका सही उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश के साक्षरता दर जो उच्चतम थी वो कहाँ पे थी? कानपुर में। भारत में जनसंख्या घनत्व है कितना है, किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है कि निरंतर बढ़ रहा है, दूसरा ऑप्शन है लगभग स्थिर है, तीसरा ऑप्शन है कुछ कम हुआ है, चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ा है 1991 के पश्चात घटा है। तो सही क्या है? भारत में जनसंख्या घनत्व कैसा है? सही उत्तर होगा कि निरंतर इसका वृद्धि हो रही है, इसमें निरंतर घनत्व जो है वो बढ़ रहा है। 1911 से 21 के दशक में भारत का जनघनत्व वृद्धि ऋणात्मक थी, -1.2 रही। इसके पश्चात भारत में जनसंख्या घनत्व में निरंतर वृद्धि हुई। 2001 से 2011 के दशक में जनघनत्व में 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? पहला ऑप्शन है 1971 से 80 तक का, दूसरा ऑप्शन है 2001 से 2010 तक का, तीसरा ऑप्शन है 1991 से 2000 का, चौथा ऑप्शन 2005 से 2015 तक का। तो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 2005 से 2015 का दशक। अगला प्रश्न है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। पहला ऑप्शन है कुल जनसंख्या में से, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की जनसंख्या से, तीसरा ऑप्शन है वयस्कों की जनसंख्या से या चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या से गणना की जाती है साक्षरता दर की। तो बताना है कि भारत में साक्षरता दर की गणना कैसे की जाती है? सही उत्तर होगा कि 7 वर्ष की ऊपर की उम्र के जो जनसंख्या है उससे निकाला जाता है कि साक्षरता दर कितनी है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से ली जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत था बताना है। पहला ऑप्शन है 31.8, दूसरा ऑप्शन है 33.8, तीसरा ऑप्शन है 32.2%, चौथा ऑप्शन है 31.2%। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31.2%। ठीक है। 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% तथा शहरी जनसंख्या 31.2% है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतता है तथा दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे कौन से हैं? पहला ऑप्शन है 13 से 17 अनुच्छेद, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15 से 19 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20। तो समानता का अधिकार कौन सा है अनुच्छेद में? सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो 5 अनुच्छेद हैं जो कि समानता का अधिकार से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। दूसरा अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता रखी जाएगी। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था किससे? पहला ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, तीसरा ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, चौथा ऑप्शन है सोवियत संघ के संविधान से। तो मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स है किससे लिए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और संगठन तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, दूसरा ऑप्शन है गोवध निषेध, तीसरा ऑप्शन है मुफ्त कानूनी सलाह, चौथा ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुफ्त कानूनी सुलह जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें अनुच्छेद 39 चा है जिसमें शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, दूसरा अनुच्छेद 39 का है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तीसरा अनुच्छेद 43 का है जो कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया है। किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? तो आपको बताना है सरकारी आयोग किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका, चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्य। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे था? केंद्र और राज्य के विषय में। केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे? शिवरामन थे और एस.आर. सेन थे। इस समिति में 1987 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। तो सरकारिया आयोग जो था वो संबंधित था केंद्र और राज्य से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है भाग 10 में, दूसरा ऑप्शन है भाग 11 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 14 में और चौथा ऑप्शन है भाग 15 में। तो सही उत्तर क्या होगा? संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। तो भाग 11 में जो है वो संघ और राज्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला है कि व्याख्या देख लेते हैं, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान जो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद आपके 245 से लेके 255 के मध्य दिए गए हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, दूसरा ऑप्शन है जनहित याचिका से, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन से, चौथा ऑप्शन है न्यायिक स्वतंत्रता से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनहित याचिका से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? जनहित याचिकाओं से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जिसे हम AFT के नाम से भी जानते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता है, दूसरा है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकता है, तीसरा है कि उच्च न्यायालय AFT के फैसलों के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के जो पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर विचार कर सकता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो AFT आपका ये जान लीजिए कि ये सशस्त्र बल का जो ट्रिब्यूनल होता है वो होता है। तो आपको इनमें से सही उत्तर बताना है कि कौन सा होगा। तो चलिए सही उत्तर देखते हैं। तो उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट है, वो AFT के फैसलों के विरुद्ध जो रिट याचिकाओं होता है उनको नहीं सुनता है, उन पर विचार नहीं कर सकता है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है VP सिंह द्वारा, दूसरा ऑप्शन है P चिदम्बरम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह द्वारा और चौथा ऑप्शन है यशवंत सिन्हा द्वारा। तो दीर्घकालीन जो राजकोषीय नीति थी किसके से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा VP सिंह से संबंधित है।
2011 में सूक्ष्म एवं वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? पहला ऑप्शन है मालेगाम समिति, दूसरा ऑप्शन है गायपोरिया समिति, तीसरा ऑप्शन है रंगराजन समिति, चौथा ऑप्शन है बैंकिंग रिफॉर्म समिति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मालेगाम समिति से संबंधित है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, दूसरा ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, तीसरा ऑप्शन है घरेलू बैंकों को की विदेश में गतिविधियां, चौथा ऑप्शन है विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं एवं अन्य गतिविधियां करना। प्रतिच्छाया बैंकिंग किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न करने से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? पहला ऑप्शन है विक्रय कर, दूसरा ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है कस्टम्स ड्यूटी, चौथा ऑप्शन है संपदा कर। सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर है। अन्य प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं तो आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 3 लाख, दूसरा ऑप्शन है 7.5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख, चौथा ऑप्शन है 10.5 लाख। ग्रेच्युटी की भुगतान की सीमा क्या है अधिकतम? तो 10 लाख है इसकी अधिकतम सीमा। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190 और K इस तरह से लिखा होता है। इसमें बताना है कि P दर्शाता है किस चीज को? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है फर्म, तीसरा ऑप्शन है अविभाजित हिंदू परिवार, चौथा ऑप्शन है व्यक्तियों का समूह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत पर्सनल को दिखाता है P जो लिखा होता है पैन कार्ड पे। स्थायी खाता संख्या या पैन भारत में 10 अंकीय वर्णात्मक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। पैन के प्रारंभ में दिए गए 5 अंग्रेजी अक्षरों में P जो है ये व्यक्तिगत को दर्शाता है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है नियॉन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसमें उत्तर पहले हीलियम माना था, बाद में बच्चों ने आपत्ति की, तब इसको नाइट्रोजन माना। वायुयान के टायरों में भरने हेतु नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, दूसरा कारण है क्या इसका कारण होगा? तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, इसी कारण सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तो नीचे दिए गए आपको कूट से उत्तर चयन करना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं या और कथन जो है वो सही स्पष्टीकरण है कारण का। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, और चौथा ऑप्शन है कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण जो है वो कथन की पुष्टि करता है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर इसका उत्तर सी माना था। उसने कहा था कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है, लेकिन यहाँ पर कारण को उसने उपयुक्त नहीं माना। तीव्र प्रकाश में शरीर के मेलाटोनिन का उत्पादन होने लगता है, जिससे निद्रा में व्यवधान आता है, इसलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। आयोग ने उसका उत्तर विकल्प सी माना है, अर्थात इसने कारण को सही नहीं माना है। अगला प्रश्न है लाल स्याही बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है फिनाल से, दूसरा ऑप्शन है एनिलीन से, तीसरा ऑप्शन है कांगो रेड से, चौथा ऑप्शन है इयोसिन से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इयोसिन से बनाई जाती है लाल स्याही को। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम क्या था जिससे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? पहला ऑप्शन है मेथाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है फास्फोजीन, तीसरा ऑप्शन है मेथाइल आइसोसाइनेट और चौथा ऑप्शन है मेथाइल एमाइन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा ऑप्शन है बोरैक्स, तीसरा ऑप्शन है सोडियम टेट्राथायोनेट और चौथा ऑप्शन है अमोनियम मोलिब्डेट।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में स्थिर करने में प्रयुक्त होने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक, दूसरा ऑप्शन है समुद्री नमक, तीसरा ऑप्शन है सेंधा नमक, चौथा ऑप्शन है संसाधित साधारण नमक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्री नमक का इस्तेमाल प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है हिमालयी पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, दूसरा ऑप्शन है वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फेन झाग से, तीसरा ऑप्शन है चीन और जापान के देशज वृक्ष से, चौथा ऑप्शन है अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो प्राकृतिक कपूर किससे प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है अंतःस्राव हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है विटामिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा विटामिन। तो विटामिन को क्या कहा जाता है? एक सहायक आहार के रूप में भी जाना जाता है, सहायक आहार कारक जाना जाता है। विटामिन जीवन सत्व भोजन के अवयव जिनको सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक का विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भोजन का प्रमुख अंग है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है सेलुलोज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा उत्पादन करने वाले पदार्थ का एक वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है केराटिन, तीसरा ऑप्शन है वैसोप्रेसिन और चौथा ऑप्शन है ट्रिप्सिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केराटिन जो होता है ये मानव के प्रोटीन में विद्यमान होता है, बाल और नाखून में। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? पहला ऑप्शन है केसीन, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है कैसीन के साथ साथ कैरोटीन, चौथा ऑप्शन है लैक्टोज के साथ साथ ब्यूट्रिक एसिड। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैसीन के साथ साथ कैरोटीन। कब? जब दूध, गाय का दूध का पीले के साथ सफेद रंग होता है तब जो होता है उसको कहते हैं केसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। लैक्टोज की मौजूदगी से दूध हल्की सी मिठास आ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है पारा मरकरी, चौथा ऑप्शन है रबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैव निम्नीकरण कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल ये होता है, रबर होता है, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा ये सब बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर आप जानते हैं क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है वो ओजोन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से लेकर बनी गैस होती है, इसीलिए हम इसे O3 भी कहते हैं। सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। ओजोन नापने की इकाई क्या होती है? डॉब्सन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एवं निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो नाइट्रोजन का मिश्रण कितना है? 78% है। ऑक्सीजन का मिश्रण है लगभग 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? पहला ऑप्शन है लकड़ी के काटने से, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मानकी से, तीसरा ऑप्शन है वन महोत्सव से, चौथा ऑप्शन है वन रोपण से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लकड़ी के काटने से पारिस्थितिकी संतुलन जो है कैसा हो जाता है? बिगड़ जाता है। वन अपरोपण से पारिस्थितिकी
बिगड़ जाती है पारिस्थितिकी संतुलन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पहला ऑप्शन है जीव और वातावरण के बीच का, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य और वन के, तीसरा ऑप्शन है मृदा और जल के बीच का, चौथा ऑप्शन है पति और पत्नी के। तो पारिस्थितिकी जो है वो किसका संबंध बताता है? जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को कहते हैं। पारिस्थितिकी व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय किसे मिला है? तो अर्नेस्ट हैकेल को मिला है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संगठनों के अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इनके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है सघन वर्षा से, दूसरा ऑप्शन है वनों के विनाश से, तीसरा ऑप्शन है वन रोपण से, चौथा ऑप्शन है अतिचारण से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन रोपण के माध्यम से हम कैसे मृदा के क्षरण को रोक सकते हैं, मृदा को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श करती है? पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा है उन्नाव, तीसरा है हरदोई, चौथा है बाराबंकी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलिया को नहीं स्पर्श करती है क्योंकि उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, इसके अलावा सीतापुर, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी को स्पर्श करती है लखनऊ की सीमा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? पहला ऑप्शन है बोलिविया की रेड लेगून झील, दूसरा ऑप्शन है डोमिनिका की बाइलिंग झील, तीसरा ऑप्शन है चीन की 5 फ्लावर झील, चौथा ऑप्शन है क्रोएशिया की प्लिटविस झील। तो कौन सी जो है विश्व स्थल धरोहर है? सही उत्तर हो जाएगा क्रोएशिया की जो प्लिटविस झील है ये आपका विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सतत विकास, दूसरा ऑप्शन है परमाणु निशस्त्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है पेटेंट संरक्षण, चौथा ऑप्शन है कृषि संबंधी परिधान से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतत विकास। तो संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। पहला ऑप्शन है पंजीकरण शुल्क से, दूसरा ऑप्शन है व्यापार कर से, तीसरा ऑप्शन है भूमि राजस्व से और चौथा ऑप्शन है संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापार कर से जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है बुलंदशहर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है गोरखपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। पहला ऑप्शन है वाराणसी में, दूसरा ऑप्शन नोएडा, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका होगा नोएडा में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है फर्रुखाबाद, दूसरा है मेरठ, तीसरा कानपुर, चौथा इलाहाबाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा आपका मेरठ। मेरठ में है आलू का अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभावी है? पहला ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, तीसरा ऑप्शन है कृषि साख सुविधा, चौथा ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ते प्रयोग से उत्तर प्रदेश में कृषि के उत्पादन। अब यहाँ पे रीजनिंग तर्क शक्ति संबंधित प्रश्न की शुरुआत होती है। यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस संख्या का वर्ग होगा। पहला ऑप्शन है 121, दूसरा ऑप्शन है 484, तीसरा ऑप्शन है 1089, चौथा ऑप्शन है 1936। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 121, क्योंकि अगर 11 का आप वर्ग करेंगे तो वो जो है उनके अंक अगर आपस में बदले जाएंगे तो उनका कोई भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। अक्षर श्रृंखला जो है ARENIZM में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन है V, दूसरा ऑप्शन है H, तीसरा ऑप्शन है G और चौथा ऑप्शन है F। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपको इसमें निकालना होगा। तो आप देखेंगे कि जब आप AEIM अगर एक एक छोड़ के लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आएगा ये डिफरेंस आएगा, ये +4 होगा, यहाँ से A से I से ये सब +4 होगा और जो RNJ का जो होगा RNJ और इसमें आप देखेंगे तो ये -4 हो रहा है। तो जब अगला -4 होगा वहाँ पे आएगा F। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका F हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि शब्द मैथमेटिक्स में M को P से, A को D से, T को W से और इसी प्रकार अन्य को बदल दिया जाए तो नवीन अक्षर श्रृंखला का नवा अक्षर होगा। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है K, दूसरा L, तीसरा F, चौथा W। तो सही उत्तर क्या आएगा? आपका L जो होगा वो सही उत्तर होगा।
ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखा रहे हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पे बीच में रोक के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, प्रस्थान बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? पहला ऑप्शन है 12 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 7 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 6 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 5 किलोमीटर। तो आप इसको हल करेंगे तो राम उत्तर पश्चिम में आपको पहले आप कुछ ना करिएगा, बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप इस तरह लिख लीजिए दिशाएं। उसके बाद देखेंगे बात कर रहा है उत्तर पश्चिम की, तो आप इस तरफ देखेंगे कि राम जो है उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल जाएगा, फिर वो 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में मुड़ेगा। ठीक है, 3 किलोमीटर इधर मुड़ा, उसके बाद प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आप ये बीच का अंतर निकाल लेंगे, अब सही 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है तो सही समय क्या होगा? पहला ऑप्शन 2:30, दूसरा 4:30, तीसरा 6:30, चौथा है 6:10। तो आप इसको साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं कि एक तो विधि है कि 12 में से 9:30 घटा देंगे तो 2:30 आ जाएगा, या फिर आप घड़ी को बना भी सकते हैं मिरर के सामने। अगर आप किसी घड़ी में 9:30 बज रहा होगा और आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो ये उल्टा बनेगा, तो किस तरह बनेगा? ये 2:30 बज जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2:30। निम्नलिखित बॉक्स में लुप्त संख्या कौन सी है? पहला ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया है, तो आपको यहाँ पे लुप्त संख्या जो है उसको निकालना होगा। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 12, तीसरा 15, चौथा 16। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करिए, आप इस सीरीज से चलेंगे तो यहाँ प्लस करते चले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह सही उत्तर क्या आ जाएगा? आपका 15 जो है वो सही उत्तर आएगा, क्योंकि आप जब 15, 17, 5, 17, 19 को 9 को जब प्लस करेंगे तो 31 आएगा, उसके बाद यहाँ भी 31 आएगा, यहाँ भी 31 आएगा, तो आप जब 6, 10 को प्लस करेंगे तो जो शेष बचेगा वो 15 जो है मिलके 31 में से घटा देंगे उसको, तो 15 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2000 के 2/5 में से 50% का 40% कितना होगा? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन 360, तीसरा ऑप्शन है 200, चौथा ऑप्शन है 160। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? 2000 आप लिख लेंगे, फिर 2/5 का 50% लिखेंगे, फिर 40% लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करने के बाद 160 आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 9/13 और 17/26, 28/29 और 33/32 सबसे बड़ा भिन्न बताना है, इसमें कौन सा होगा? आप इसको एलशियम लेके भी निकाल सकते हैं, तो जब एलशियम लेके आप निकालेंगे तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? 28/29 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? पहला ऑप्शन है 3, 11, 13, 17, दूसरा ऑप्शन है 7, 14, 18, 37, तीसरा ऑप्शन है 3, 5, 41, 47 और चौथा ऑप्शन है 3, 7, 17, 71। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 7, 14, 18, 37। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? क्योंकि सब में देखेंगे आप सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अन्य में अभाज्य संख्या, जबकि इसमें क्या है, इसमें 2 भाज्य संख्याएं हैं, बाकी 2 अभाज्य संख्याएं, इसलिए ये जो है भिन्न है समूह से, इसलिए सही उत्तर यही होगा। अगला है 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसको निकालेंगे तो सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर 217 होगा। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे तो 100 को कौन कौन से विभाजित हो सकता है? 1, 2, 4, 5, ठीक है, 10, 20, 25, 50, 100, ठीक है, इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 217। अगला प्रश्न है प्लस और डिवाइड का ये चिन्ह है तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हैं तो फिर इसका मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम प्लस की जगह अगर डिवाइड का निशान लगा दें और 2 और 5 को बदल दें, यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 5 कर दें, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसको हल करने पे सही उत्तर आएगा 6। अगला प्रश्न है अनुक्रम बताने हैं आपको x b z के y v d y के बाद, इसके बाद बताना है कि यहाँ पे कौन सा अगला पद आएगा। तो ये ऑप्शन आपके दिए हैं, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा p j v। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ पे x और v को ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -2, b और d को ले जाएंगे, b d के बीच में अंतर है +2 का, और उसके बाद z और y के बीच में है -1। ठीक है, इसी तरह हम सॉल्व करते चले जाएंगे तो आगे हमारा p j b आएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको औसत बताना है x का, तो 5, 10, 15, x का औसत 20 है, तो अब बताना है कि x का मान कितना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 50। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? तो इसको आप 5 + 10 + 15 + x
और ये 4 संख्याएं बटे 4 हो जाएगा, यहाँ बराबर में आपका 20 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50। अगला प्रश्न है मेघालय का लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है नाटी, दूसरा लोहो, तीसरा बम्बू नृत्य, चौथा है कांगटू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोहो जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है चित्रकूट, दूसरा ऑप्शन सहारनपुर, तीसरा ऑप्शन कानपुर, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ में है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान केंद्र। किसी फर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा है उर्वरक, तीसरा है सिंचाई, चौथा है भूमि राजस्व। तो फर्म के चल लागत पूंजी में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो भूमि राजस्व जो होता है शामिल नहीं होता है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकॉलेल ने, तीसरा ऑप्शन है जेम्स विल्सन ने, चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा जेम्स विल्सन ने सबसे पहले आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है यूएसए से, दूसरा कनाडा से। तो ये उस समय 2014 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है यूएसए। तो मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये समीक्षा अधिकारी 2014 का ROARO 2014 का प्रश्न था। और इसके बाद हम ये सीरीज को जारी रखेंगे और भी पूर्व परीक्षाओं में जो समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रश्न आए हैं, प्रश्न पत्र हुए हैं, उन सबको हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।